लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें कि ये बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। चौंकिए नहीं दोस्तों, और न ये सोचिए कि मुझे आज क्या हो गया है। मैं व्यंग कर रही हूँ क्योंकि हमारी आज की पूरी बुक में जगह जगह व्यंग ही बिखरा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैंने तो एक व्यंग सुना दिया, पर आप मुझे बताओ, आपने कभी किसी पे व्यंग पाठ छोड़े? मजा आता है ना अपने मन की भड़ास को हंस के मुस्कुरा के निकाल लेने का किसी पर। लेकिन हंसी और व्यंग में एक बड़ा फर्क होता है। हास्य हमें गुदगुदा कर छोड़ देता है और व्यंग हमें चुप जाता है, सोचने पर विवश करता है, इसने ऐसा क्यों कहा। व्यंग एक बहुत प्रभावशाली विधा है साहित्य की, और इसी विधा के एक महारथी के बारे में हम आज बात करेंगे, श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में, जिन्होंने राग दरबारी लिखी थी। पहले श्रीलाल शुक्ल जी के थोड़े परिचय पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में हुआ और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इनकी फेमस कृतियां सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। इनके व्यंग संग्रह बहुत फेमस हुए थे। अंगद का पांव इनका पहला व्यंग संग्रह था। यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, खबरों की जुगाली, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल। कितने अच्छे नाम है ना। बाल साहित्य में भी इन्होंने लिखा था। बब्बर सिंह और उसके साथी, इन्होंने कई अनुवाद किए, आलोचनाएं, कई तरह के निबंध लिखे, और दोस्तों इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, जिनमें फेमस है पद्म भूषण सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का गोयल साहित्य पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शरद जोशी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। सारे पुरस्कारों के अंतराल में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत सारा गैप हो गया था, लगभग 42 सालों का गैप। और जब ये अस्वस्थ थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। 28 अक्टूबर 2011 को इनकी डेथ हो गई। ये साहित्य के तो विद्वान थे ही, बहुत ज्यादा इन्हें नॉलेज था, इन्हें कई सारी भाषाओं का नॉलेज था, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और इसके साथ ही वो संगीत प्रेमी भी थे। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था। शायद पुस्तक का नाम भी उन्होंने इसी से प्रेरित होकर रखा। हालांकि पूरी पुस्तक में सत्ता के दरबार में भ्रष्टाचार का राग बसता रहा है। ये पुस्तक उस समय प्रकाशित हुई जब आजादी के 30-31 साल पूरे हो चुके थे। इंदिरा गांधी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थी। देश में जो नेहरू युग का आदर्शवाद लोगों पर चढ़ा था, उसका धीरे धीरे मोह भंग हो रहा था। लोग राशन की लंबी लाइनों में लगने लगे थे। हरित क्रांति के बाद की बात है ये। चीनी भी परमिट से मिलने लगी थी। कहने का मतलब ये कि आंचलिकता के लेखन से हटकर अब लेखन समाज के लेखन की ओर बढ़ रहा था। हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी, काका हाथरसी, श्रीलाल शुक्ल जैसे लोगों को, व्यंगकारों को अब लोकप्रियता मिलने लगी थी। पूरी पुस्तक में हास्य और व्यंग आप कह सकते हो हर स्टैंजा में बिखरा हुआ है। उसके बावजूद ये उपन्यास बहुत गंभीर है। अगर कथानक की बात करें तो ये शिवपालगंज गांव की कहानी है, जिसमें वैद्य जी का भतीजा रंगनाथ, जो कि MA पास है हिस्ट्री से, वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 5-6 महीने के लिए गांव पे आया हुआ होता है। आप इसे रंगनाथ का यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी उपन्यास उसके रहने उन 5-6 महीनों के दैनिक घटनाक्रम को लेकर लिखी गई है। एक घटनाक्रम, एक यात्रा वृत्तांत चलता रहता है, जो रंगनाथ अपने नजरिए से देखता है। रंगनाथ बहुत आदर्शवाद लेकर गांव में आता है, लेकिन यहाँ के यथार्थ से वो जूझकर समझ जाता है कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना, सरकारी तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है। उसकी सारी धारणाएं बदल जाती है। इस उपन्यास के मुख्य कैरेक्टर जो हैं शिवपालगंज के गंजेहे, उनमें 3-4 लोगों का नाम मेन है। वैद्य जी अंग्रेजी शासन काल में लंबरदार रहने के बाद अब गांव के कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर भी हैं। ये इनका काम है, बट इसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। वो गांव के राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। वैद्य जी के 2 बेटे हैं।
पहला बड़ा बेटा बद्री, जो कि पहलवानी में बहुत भरोसा रखता है, अपने शरीर को बड़ा चुस्त दुरुस्त रखता है, अपने ऊपर घमंड भी करता है, अपनी रोबदाब को बहुत इस्तेमाल भी करता है लोगों में, लेकिन उसका सारा ध्यान मेनली पहलवानी में लगा रहता है। दूसरे बेटे छोटे रुपन बाबू, जो कि उसी छंगामल इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ते हैं और कई सालों से 10वीं ही पढ़ रहे हैं, लेकिन छात्र नेता है और बड़ा अपना दमखम निभाते हैं, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा मेन कैरेक्टर है प्रिंसिपल साहब, जो कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, पास के ही गांव में रहते हैं, लेकिन राजनीति के वो भी पक्के खिलाड़ी। वो किसी भी तरीके से किसी भी हालात में अपनी नौकरी नहीं जाने देना चाहते। उनका विरोध करते हैं खन्ना मास्टर जैसे लोग, लेकिन उनकी कुछ भी चलती नहीं। साथ ही रामाधीन भीकम खेड़ी, जो कि कलकत्ता में अफीम का व्यापार करता था, जेल गया। जेल जाने के बाद छूटकर यहाँ पर गांव में उसने खेती तो शुरू कर दी, लेकिन खेती की आड़ में वो जुए का धंधा करता था। पंचायत का सारा पैसा या सरकार से आया हुआ पैसा कैसे खाया जाता है, ये इन सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता था। सनीचर, जिसका नाम मंगलदास है, लेकिन वो वैद्य जी का प्रमुख आप नौकर कह लो, कार्यकर्ता कह लो, उसे अपने लाभ के लिए ये लोग प्रधान भी बना देते हैं, गांव का चुनाव में खड़ा कर देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। एक कैरेक्टर है लंगड़। लंगड़ आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत ईमानदार है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और इन सारे लोगों पर पैनी नजर होती है रंगनाथ की, जो कि वहां पे आया होता है और अपने नजरिए से उन चीजों को देखता है। ये कथानक बस इसी 5-6 महीने का है कि राजनीति के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, भ्रष्ट व्यवहार कैसे होता है, कैसे पैसा खाया जाता है, कैसे ऊंच नीच होती है, पूरा घटनाक्रम चलता रहता है इन राजनीति के दौर में। उपन्यास में बहुत तीखापन है, हर बात में व्यंग है। जैसा मैंने कहा था कि हर स्टैंजा, हर पैराग्राफ में व्यंग का इस्तेमाल किया गया है। उस तीखेपन से उपन्यास चलती है और अंत में इसका कोई अंत नहीं है। शायद इस तरह के घटनाक्रम का कोई अंत नहीं होता। जब रंगनाथ वापस जाना चाहता है तो प्रिंसिपल उसे ऑफर करता है कि वो इसी कॉलेज में पढ़ाए, पर वो कहता है मुझे यहाँ का भ्रष्ट तंत्र पसंद नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पर प्रिंसिपल कहता है तुम पूरे के पूरे गधे हो पढ़ने के बाद भी। कहने का मतलब ये कि सिस्टम कभी चेंज नहीं हो सकता था वहां का। गांव में घुसते ही या पुस्तक की शुरुआत में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि रोज आने वाली ट्रेन जो रोज लेट होती थी वो इसलिए छूट गई रंगनाथ से क्योंकि वो टाइम पर आ गई, टाइम से पहले आ गई। गांव में घुसते ही आपको मिलावटी चाय, मिलावटी मिठाई मिलती है, जो कि एकदम नियम है कि मिलावटी ही रहना है, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। स्कूल का मास्टर जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा अपनी आटा चक्की की चिंता करती है। एक ना बदलने वाला सिस्टम, एक भ्रष्ट सिस्टम जिसका कुछ नहीं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। इस तरह के बहुत सारे कोर्स किताबें बिखरे हुए हैं। ये पूरी किताब मेनली रंगनाथ के आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान है। ये सारे पात्र अपनी अपनी तरह से राजनीति करते हैं, अपनी बात जमाने का उद्देश्य रखते हैं कि किसी भी हालत में वो जो कर रहे हैं वो सही हो, वही सार्थक हो। किताब के एंड में बद्रीनाथ अपने पिता की सत्ता को संभालता है और वो आगे बढ़ता है। रुपन बाबू के तेवर में कुछ चेंज आ जाते हैं और रंगनाथ वापस लौटना चाहता है। 130 से भी ज्यादा किताब लिखने वाले श्रीलाल शुक्ल व्यंग के मास्टर थे लेखन में, लेकिन उनके बेटे आशुतोष शुक्ला ने एक बार जिक्र किया था कि व्यंग को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखने वाले, जीने वाले पिताजी के जीवन में कहीं भी व्यंग का कोई स्थान नहीं था। वो निजी जीवन में इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। श्रीलाल शुक्ल जी का जीवन बहुत अनुशासित था, वो बहुत आदर्शवादी थे, वो लेखन को बहुत अच्छे से समझते थे। और जब उनकी ये पुस्तक प्रकाशित होनी थी तो इसका विरोध बहुत हुआ। वो आईएएस पद से रिटायर हुए, चूंकि वो सरकारी सेवा में थे और सरकार के खिलाफ ही भ्रष्ट व्यवस्था पर ही उन्होंने लिखा था, इसलिए इस पुस्तक के प्रकाशन में बहुत दिक्कतें आईं। लेकिन जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो दिनों दिन ये छाती गई, इतना छाती गई कि 40 साल के बाद भी इस पुस्तक की सफलता की वजह से इसके होम टाउन लखनऊ में बहुत अच्छे समारोह का आयोजन किया गया। राजकमल प्रकाशन वालों ने भी इसके आवरण को चेंज करके पुनः प्रकाशित किया 40 सालों के बाद। राजनीति पर आधारित ये किताब वैसे तो बहुत अच्छी है, बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है,
बहुत चुभती है और फेमस है तो उसके पीछे वजह होती है दोस्तों। कोई भी चीज अकेले किसी लेखन या किसी अच्छी स्टोरी से फेमस नहीं होती, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा लेखन, उसका प्रभावशाली होना, अच्छी भाषा का प्रयोग होना। हालांकि भाषा ये आंचलिक उपन्यास नहीं है, गांव से जुड़ा है, फिर भी उसमें इसका कोई लोकल लुक नहीं है, कोई भाषा का वैसे इस्तेमाल नहीं है, कहीं कहीं अवधि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पुस्तक में आप कह लो एक कमी है, वो कमी मैं इसलिए कमी उसे कह रही हूँ क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, और लेडी होने के नाते जो मुझे इस पुस्तक में चीजें समझ में आई, आलोचनाओं में भी उसका यूज किया गया है। लोगों ने कहा है, इस पर आलोचना भी हुई है कि इस पुस्तक में स्त्री पात्र नहीं है कोई। एक हल्का सा बेला का पात्र है जो कि बद्री को पसंद करती है, बट उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा या बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है। लेकिन स्त्री पात्रों, क्या वो राजनीति नहीं करती? क्या वो राजनीति को नहीं समझती? समझती हैं, पर शायद उतनी अच्छे से राजनीति नहीं कर पाती, क्योंकि स्त्री का स्वभाव राजनीतिगत नहीं होता। वो हर बात को दिल से सोचती हैं और राजनीति दिमाग वालों की चीज होती है। लेकिन पूरी पुस्तक में स्त्री का संदर्भ जगह जगह पर है। स्त्री का वो रूप है, एक नेगेटिव सी छवि है, आप इसे लैंगिक पक्षपात भी कह सकते हैं, इस जिस भी संदर्भ में कहिए, बट ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे भी अच्छी नहीं लगी पढ़कर। जैसे कि शुरुआती किताब की शुरुआती में ही है एक ट्रक के बारे में कि ट्रक जिस तरह से रोड पर जा रहा था तो उस तरह से लग रहा था कि सड़कों का हर रोज बलात्कार होता है। ऐसा ही कुछ सेंटेंस है। बलात्कार एक औरत के मान सम्मान की हानि, फिर वो चाहे सड़क के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे कहीं हो, स्त्री का अपमान है। शाम के धुंधलके में कतार में बैठी हुई कुछ लग रहा था कुछ गठरियां रखी हैं, एक इस तरह का भी सेंटेंस है। दरअसल वो गठरियां नहीं, वो औरतें बैठी। गठरियों से उनकी तुलना का मतलब ही है कि बिना किसी व्यक्तित्व, बिना किसी आधार की औरतें। क्या औरतों की अपनी कोई पहचान नहीं है? इस तरह के भी सेंटेंस है कि प्रिंसिपल साहब ने बलराम सिंह से कहा कि आप शांति से काम लीजिए, शांति से काम चलाइए। इस पर उसका जवाब था कि यहाँ पे 50-50 शांतियों को हम जांग के बीच में रखते हैं। या छोटे पहलवान का कहना कि हमने 14 बच्चों को पैदा किया और आप सिखाएंगे कि हमें औरत क्या चीज है। औरत कोई चीज नहीं है दोस्तों। लेकिन इस पूरी पुस्तक में कहीं भी औरत के बारे में कुछ भी एक पॉजिटिव चीज नहीं, कोई एक पॉजिटिव बात नहीं। क्या औरत का कोई पॉजिटिव पक्ष ही नहीं होता? ये इस पुस्तक की मेरी नजर में बहुत बड़ी खामी है। इतने बड़े लेखक से मुझे लगता है कि एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है कि वो उसे सम्मान दे। हालांकि किताब की डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हैं कहीं पे भी व्यंग का शिकार औरतें ही होती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस जो चले आ रहे थे या जो इस किताब में कहे गए कभी कहे नहीं जाते, ये कहे भी जाते हैं और फ्यूचर में कहे भी जाएंगे जब तक औरतों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। पर ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि औरतों का एक सम्मान होता है। लेखन में भी औरतों का एक उभरता मजबूत पक्ष होना चाहिए, जैसे शरद चंद्र के उपन्यासों में होता है। उनकी औरत भले कितनी उदास सी हो, लाचार सी हो, पर उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है, वो सम्मान की रक्षा करते हैं। तो इस पूरी किताब में कहीं औरतों के सम्मान को लेकर कोई बात नहीं है, चाहे वो बच्चों की क्लास में पाई गई किताब के बारे में जिक्र हो या फिर शिक्षा संबंधी दुकान पर कैलेंडर जो टंगा है उसमें ट्रांसपेरेंट से कपड़े पहने हुए हीरोइन का जिक्र हो। कहीं पर भी औरतों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। कोई स्त्री पात्र नहीं, उसके बावजूद सारे मन, सारी बातें कहीं ना कहीं औरतों से नेगेटिव तरीके से जुड़ी हुई हैं। पर कोई भी उपन्यास फेमस क्यों होता है? जैसा मैंने कहा, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो प्रभावशाली लेखन शैली, वो सोच, वो गहराई, वो व्यंग का पुट, वो सार्थकता, जो लोगों को पसंद आता है, जो लोगों को समझ में आता है और जो आप कहते हो। लेखन हमेशा बहुत सारी बातों से मिलकर सफल होता है। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है कि इसमें औरतों के लिए क्या है क्या नहीं है, वो पसंद नहीं आया मुझे पर्सनल तौर पर भी, और मैंने ये भी बताया कि आलोचनाओं में उसे शामिल भी किया कि ये चीज अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन लेखन के तौर पर ये किताब वाकई बहुत प्रभावशाली है। आप इसे पढ़िएगा, इसका नाम आप में से किसी के लिए भी अनजाना नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर 2 लाइन के बाद एक व्यंग, एक कलात्मकता का पुट है।
आपको उसमें रच बस के पढ़ना होगा। तो जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों अपने नए उपन्यास के साथ। गुड बाय।